नमस्कार। आज हम प्रिजन सिस्टम इन इंडिया या भारत में बंदी गृह व्यवस्था विषय पर बातचीत करेंगे। प्रत्येक समाज में ऐसा माना जाता है कि अपराधियों को किसी न किसी रूप में दंड दिया जाता है और उन्हें मुकदमा चलने की अवधि तक तथा फिर दंड की अवधि तक बंदी गृह, जिसको हम कारागार या जेल भी कहते हैं, में रखा जाता है। प्राचीन एवं मध्य युग में बंदी गृहों को दंड स्थल कहा जाता था, क्योंकि इन्हें मुख्य रूप से अपराधियों को समाज से पृथक रखने एवं उन्हें दंड देने का स्थल माना जाता था। परंतु आज अपराधियों के प्रति जो समाज का दृष्टिकोण है, उसमें परिवर्तन के साथ बंदी गृहों के बारे में समाज के जो विचार हैं उनमें भी परिवर्तन आया है। आज हम बंदी गृहों को सुधार स्थल भी मानते हैं, जहाँ पर अपराधी को अपने कार्य के लिए पश्चाताप करने एवं अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन करने का अवसर जो है उसको समाज प्रदान करता है और उसको पुनर्वास के लिए प्रेरित किया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने बंदी गृह की अपने हिसाब से अपने तरीके से उसको परिभाषित किया है। जैसे डॉक्टर सेथना ने जो परिभाषा दी है वह इस तरह है कि बंदी गृह रोक रखने का स्थान है। बंदी गृहों में उन व्यक्तियों को भी रखा जाता है जिन पर मुकदमा चल रहा है या चल रहा होता है। ये वे स्थान हैं जहां अपराधियों को सुधार के लिए रखा जाता है। फेयर चाइल्ड की भी अपनी एक परिभाषा है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बंदी गृह एक ऐसा स्थान है जहां अपराधियों को मुकदमा चलने की अवधि तक अथवा दंड देने के लिए अथवा उन्हें सुधारने के लिए रखा जाता है। यह एक प्रकार की सरकार द्वारा संचालित संस्था होती है, जिसमें अपराधियों को रखकर समाज को अपराधियों से मुक्त रखने का यथासंभव प्रयास किया जाता है। यह एक प्रकार से रोक रखने का स्थान यानी प्लेस ऑफ डिटेंशन है, जहां अपराधियों को समाज से पृथक रख उन्हें दंड दिया जाता है और उनके अपने स्वयं के व्यवहार में सुधार करने का उन्हें अवसर प्रदान किया जाता है। अब बंदी गृह में अपराधियों को रखने के कुछ उद्देश्य होते हैं। उनमें जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए अपराधी को समाज से दूर रखना, यानी सामान्यतया सज़ा की निश्चित अवधि के लिए, तो समाज को भी उसके खतरे से उसको दूर किया जाता है। एक है पश्चाताप का उसको अवसर देना। जो एक नवीन परिस्थिति उसके लिए कारागृह में बनती है, वहाँ पर वो अपने कार्यों के ऊपर पश्चाताप कर सके, ऐसा अवसर उसे प्रदान करना। अपराधी के मस्तिष्क में भय उत्पन्न करना एवं उसके मन में ऐसी धारणाओं को विकसित करना या ऐसे विचारों का निर्माण करना या निर्माण करने का प्रयास करना जिससे वह भविष्य में अपराध न करे। यानी हम ये कह सकते हैं कि दंडित अपराधियों के अपराधी मूल्यों
और मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाना इसका एक उद्देश्य होता है। और राज्य की शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाता है कि राज्य बहुत पावरफुल है। अगर कोई व्यक्ति राज्य विरोधी या समाज विरोधी कोई गतिविधि करता है या संलिप्त रहता है तो उसे जो है राज्य बंदी गृह में या दंड की व्यवस्था करना जानता है। फिर इसका जो अगला उद्देश्य है वो है कि अपराधी को बंदी गृह में रखकर उसके अपराध द्वारा जो प्रभावित पक्ष है उसको आत्मसंतोष प्रदान करना और उनमें प्रतिशोध की जो भावना है उसको खत्म करना या उसको समाप्त करने का प्रयास भी बंदी गृह का एक उद्देश्य है। और जैसा हमने पहले भी देखा कि अपराधी में सुधार करना और उन्हें समाज में पुनर्वासित करना या उनका पुनर्वास करना, ये भी बंदी गृह का अपना एक उद्देश्य होता है। अब हम ये देखते हैं कि बंदी गृहों का इतिहास जो है वो बहुत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। और हमारे देश में अगर हम देखें तो यह अति प्राचीन एक व्यवस्था है जिनमें कैदियों को बंदी गृहों में रखने का जो है इतिहास में हमें प्रमाण मिलते हैं। और प्राचीन और मध्य युगों में भी ये देखा जाता रहा है कि कैदियों को मुकदमे से लेकर के सज़ा की अवधि तक बंदी गृहों में रखा जाता था। उस समय उनको दंड स्थल ही माना जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासकों द्वारा जो वहाँ पर उस समय जो किले हुआ करते थे उन किलों को बंदी गृह के रूप में प्रयोग करने का उल्लेख मिलता है। और कौटिल्य ने स्वयं अपने समय के शासकों को यह सुझाव भी दिया था कि बंदी गृह सड़क के किनारे बनाए जाना चाहिए ताकि राहगीरों को देखकर कैदी जो है या जो बंदी है वो अकेलापन, एकाकीपन या नीरसता का अनुभव न करे। मुगल कालीन दंड व्यवस्था में अंग विच्छेद करना और फांसी लगाना, कोड़े मारना, दीवार में चुन देना, इस तरह के दंडों का हमको जो है प्रचलन देखने को मिलता है। कैदियों को उस समय अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। 16वीं शताब्दी के मध्य में बंदी गृहों को देश की कानून व्यवस्था में दंड का एक रूप माना जाने लगा था। 17वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश कानून और न्याय प्रणाली जब लागू हुई तो वहाँ पर भी जो है भारतीय संविधान में भारत की जो संविधान प्रणाली उस समय की थी उसमें अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। 1858 के पश्चात सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाए गए और विभिन्न अपराधों के लिए बंदी गृह को दंड देने का एक प्रमुख स्थान माना गया। भारत में 19वीं शताब्दी तक बंदी गृह को दंड स्थल ही माना जाता रहा है और इसलिए वहाँ पर निर्दयता, अव्यवस्था आदि दयनीय दशाएं बंदी गृहों के प्रमुख लक्षण रहे हैं। 1836 से पहली बार इतिहास में बंदी गृहों के इतिहास में सुधार का प्रयास किया गया जब लॉर्ड मेकाले ने बंदी गृहों की दयनीय स्थिति के बारे में 1836 में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और इनके परिणाम स्वरूप और उनके प्रयासों से ही बंदी गृहों की व्यवस्था का अध्ययन करने हेतु बंदी गृह सुधार समिति का निर्माण किया गया। और 1838 में उस समिति की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर बहुत ठोस जो परिवर्तन है वो बंदी गृहों में किए गए थे। यानी 1838 के बाद बंदी गृहों में हमें सुधार दिखाई
देता है, जो समय समय पर 1850, 1864, 1862 इनमें जो है अलग अलग समितियां बनाई गई और उनके सुधारों पर अमल करने का प्रयास किया गया। 1870 में बंदीगृह संबंधी कानूनों के संशोधन हेतु एक अधिनियम भी पारित किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि बंदीगृह प्रबंध के लिए एक अधीक्षक वहाँ होना चाहिए, जेलर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति भी वहाँ पर होनी चाहिए। अनुशासन और श्रम व दंड व इन सब के व्यय संबंधी नियमों का निर्धारण होना चाहिए। पुरुष और महिला अपराधियों व बाल अपराधियों, दीवानी और फौजदारी अपराधियों को पृथक पृथक रखने की व्यवस्था जो है बंदीगृह के अंदर होनी चाहिए। बंदीगृह में रहने की दशाओं जैसे भोजन, बिस्तर, वस्त्र आदि में सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस तरह से अनेक जो सुझाव उस समिति ने दिए थे उनके ऊपर अमल किया गया और जेलों की जो व्यवस्था थी उस पुरातन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन जो है हमको दिखाई देने लगा। और 1956 के आते आते काले पानी की सज़ा को तो परमानेंट समाप्त कर दिया गया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा में परिवर्तित कर दिया गया। और जो 4-5 दशक पहले तक की जो व्यवस्था थी बंदीगृहों की, उनमें और आज में काफ़ी परिवर्तन जो है हमको दिखाई देता है। जो बंदीगृहों में जो सुविधाएं बंदियों को दी जाती है उनमें अपराधियों का वर्गीकरण और उनका पृथक्करण, अलग अलग अपराधियों को अलग अलग कोठरियों में रखा जाता है। वेतन प्रणाली दी गई, उनको कार्य के बदले वेतन दिया जाता है। आदर्श और खुले बंदीगृहों की व्यवस्था जो है वो की गई। आइडियल जेल्स बनाई गई और कुछ ओपन जेल्स बनाई गई जहाँ पर बंदियों को काम के लिए ले जाया जाता है और वापस पुनः उनको दिन में उनको बाहर काम करने के लिए छोड़ा जाता है और दिन में उनको रात में वापस जो है उनको उनकी जेलों में बंद कर दिया जाता है। उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए, उनको मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मनोरंजन के लिए उनके जेलों में खेलों का और टीवी का, रेडियो का, इस तरह का जो है सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई गई। बीमार होने पर चिकित्सा सुविधाएं उनके लिए मुहैया कराई गई। शिक्षा संबंधी सुविधाएं जो है उनको प्रदान की गई। अगर कोई कैदी पढ़ना चाहे तो वो जो है स्कूलों में और कॉलेजेस में आकर के भी परीक्षा देने के लिए वो उनको इस तरह की सुविधाएं जो है प्रदान की गई। दंड की अवधि में छूट की व्यवस्था की गई। जब बंदी का कोई व्यवहार, किसी बंदी का व्यवहार जब अच्छा होता है या उसका सद्व्यवहार होता है तो उसको दंड की अवधि जो है कम कर दी जाती है। इस तरह की सुविधाएं जो है उनको दी जाने लगी और बंदियों के कार्य का एक निश्चित समय किया गया कि भाई इतने घंटे से ज़्यादा इनको काम नहीं करवाया जाएगा और इस तरह से उनको एक कार्य का एक निश्चित समय जो है उनके लिए किया गया। संबंधियों और मित्रों से संपर्क की सुविधा उनको प्रदान की गई। उनके परिजन या मित्र जो है उनको बंदीगृह में मिलने आ सकते हैं। और अब नए उसमें तो ये भी है कि वो अगर मान लो मिलने नहीं भी आ सकते हैं तो उनसे मोबाइल पर उनकी बातें करवाई जाती हैं। और इसके साथ साथ प्रोबेशन और पैरोल की सुविधा जो है वो बंदियों को दी गई। उनके अच्छे व्यवहार से, उनके सद्व्यवहार से उनको जो है प्रोबेशन पे और पैरोल पर रिहा किया जाता है और इस तरह की सुविधाएं उनको दी गई।
और बंदी गृह में कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की गई। उनके वेलफेयर ऑफिसर्स बनाए गए ताकि वो जो है उनके और उनको क्या ज़रूरत है या किस तरह की उनको सुविधा और चाहिए, इस तरह की सुविधाएं जो है उनको जानने के लिए, उनके कल्याण के लिए एक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति भी जो है जेलों में की गई है। धन्यवाद।